नमस्ते बच्चों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल हिंदी टेक 41 पर स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आज मैं आपके सामने संधि का पार्ट 4 लेकर आई हूँ। और अगर आपने अब तक संधि का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर वो सारे वीडियो जरूर देखें। और अगर आपको सारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप औरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। दूसरी बात, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर मैं नए नए वीडियो बनाती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको विसर्ग संधि के बारे में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा के अनुसार विसर्ग के साथ किसी व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम विसर्ग संधि के नियम समझेंगे। उसके पहले हम सभी को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि अघोष और सघोष व्यंजन किसे कहते हैं। आप ये जो चार्ट देख रहे हो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था। आप देख रहे हो कि यहाँ पर वर्णों को 5 वर्गों में बांटा गया है और ऊपर मैंने 1 से लेकर 5 नंबर डाल दिए हैं। तो यहाँ पर अघोष का अर्थ होता है ऐसे व्यंजन जिसके उच्चारण में कंपन होता नहीं है, वो अघोष कहलाते हैं। और ऐसे व्यंजन जिसके उच्चारण में कंपन निर्माण होता है वे सघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो विसर्ग संधि के नियम हैं इसी पर आधारित है। और इसको अधिक डिटेल में समझने के लिए मैं अलग से एक वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगी। अभी आप शॉर्ट में जान लीजिए कि अघोष व्यंजन मतलब ऐसे व्यंजन जिसके उच्चारण में कंपन निर्माण होता नहीं है। तो आगे लिखा है 1, 2 और श और स। तो 1 नंबर की लाइन में क से लेकर प तक, 2 नंबर की लाइन में ख से लेकर फ तक जितने भी व्यंजन है तथा श और स ये सारे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तथा 3, 4, 5 नंबर की लाइन में मतलब ग से लेकर ब तक, घ से लेकर भ तक और अंगा से लेकर म तक जितने भी व्यंजन है वो सघोष कहलाते। उसके साथ साथ य, र, ल, व, ह भी सघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी पर आपको विसर्ग संधि के नियम समझने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम पहला नियम है श, श और स के बाद अगर अघोष व्यंजन आए तो किस तरीके से विसर्ग होते हैं। ध्यान से देखिए, उदाहरण है निष्पक्ष। तो आप देख रहे हो कि श के बाद नियम के अनुसार अगर श के बाद कोई भी अघोष व्यंजन आता है तो यहाँ पर निष्पक्ष में श के बाद जो प व्यंजन आया है वो अघोष व्यंजन है, इसलिए नियम के अनुसार श हट जाएगा और श का विसर्ग बन जाएगा। तो संधि विच्छेद करते समय नी के बाद विसर्ग प्लस पक्ष, तो निहि प्लस पक्ष। उसी तरीके से निष्फल, तो निष्फल में श के बाद फ अघोष व्यंजन आया है, इसलिए श हटकर उसका विसर्ग बन गया है और संधि विच्छेद हुई है निहि प्लस फल। उसी तरीके से हरिश्चंद्र, यहाँ पर भी श के बाद जो च वर्ण है वो अघोष व्यंजन है, इस वजह से श का विसर्ग बन गया है और संधि विच्छेद हुई है हरि प्लस चंद्र। यहाँ पर एक उदाहरण मैंने लिखा है पुष्कर, लेकिन उसका उत्तर नहीं दिया है, क्योंकि वो उत्तर आपको ढूंढकर मुझे कमेंट्स करके बताना है। आगे बढ़ते अगले नियम की ओर। अगला नियम है कि अगर ओ के साथ सघोष व्यंजन आता है, ओ प्लस सघोष व्यंजन आता है तो किस तरीके से परिवर्तन होता है। उदाहरण देकर समझते हैं। मनोविचार, तो मनोविचार में ओ जुड़ा है, न के साथ ओ जुड़ा है और ओ के बाद व जो व्यंजन है वो सघोष व्यंजन है, तो ओ का क्या बन जाएगा, विसर्ग। तो संधि विच्छेद होगा मनः प्लस विचार। उसी तरीके से यशोधरा, यशोधरा में श के साथ ओ जुड़ा है और ओ के बाद तुरंत ध व्यंजन जो सघोष व्यंजन है, तो इसलिए ओ का विसर्ग बन गया है और संधि विच्छेद है यशः प्लस धरा। यहाँ अगला उदाहरण मैंने दिया है मनोज, लेकिन उत्तर मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये आपका होमवर्क है।
आप इसको खुद से सॉल्व करके मुझे कमेंट्स करके भेजिएगा। अगला नियम है तीसरा नियम है, अगर क्ष, श और स आता है तो किस तरीके से विसर्ग होता है। ध्यान से देखिए कि जब आधा श और श, आधा श और श और आधा स और स आए तो जो आधा श है वो हट जाएगा और उसकी जगह पर विसर्ग आ जाएगा। जैसे उदाहरण में लिखा है निःशब्द, तो बहुत ही आसान नियम है, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आधे श को हटा देना है और उसकी जगह पर विसर्ग लगा देना है और संधि उसकी हो जाएगी निहि प्लस शब्द। यहाँ पर मैंने प्लस का चिन्ह नहीं लगाया, मैं भूल गई हूँ, लेकिन आप जरूर लगाइएगा। निःशब्द का संधि विच्छेद है निहि प्लस शब्द। उसी तरीके से दुस्साहस का संधि विच्छेद है दुहु प्लस साहस, क्योंकि आदेश का नियमानुसार विसर्ग हो गया है, इसलिए संधि विच्छेद है दुहु प्लस साहस। यहाँ पर एक और उदाहरण है निशत्रु, वो आपको खुद से करना है और मुझे कमेंट्स करके उसका उत्तर जरूर भेजना है। बढ़ते अगले नियम की ओर। नियम 4, अगर र के साथ सघोष व्यंजन आता है या य र ल व आता है तो किस तरीके से विसर्ग में परिवर्तन होता है। ध्यान से देखिए, उदाहरण है निर्जर, निर्जन। तो निर्जन में ज पर रेप है, मतलब र के बाद ज व्यंजन आया है जो सघोष है, तो रेप का विसर्ग हो गया, मतलब रेप हट गया और उसका रेप मतलब र, आधा र, तो रेप हटकर र हटकर उसका विसर्ग हो गया। इसलिए संधि विच्छेद करते समय निर्जन की संधि विच्छेद है निहि प्लस जन। उसी तरीके से निर्झर, यहाँ पर जो र है ऊपर झ पर रेप के तौर पर जुड़ा है, उसके बाद जो झ वर्ण है वो सघोष है, इसलिए रेप का र जो है वो हटकर विसर्ग में परिवर्तित हो गया और निर्झर की संधि विच्छेद है निहि प्लस झर। उसी तरीके से निर्मल की संधि विच्छेद है नियम के अनुसार निहि प्लस मल। और एक और उदाहरण मैंने आपके लिए दिया है जो आपको होमवर्क में करना है। निर्दोष की संधि विच्छेद आपको खुद करनी है ताकि मुझे पता चले कि ये जो नियम मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया है। तो इसका उत्तर आप मुझे वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट्स करके ज़रूर भेजिए। अंतिम नियम है नियम नंबर 5, बहुत ही आसान सा नियम है। अगर बड़ी ई या बड़ा ऊ के बाद र आता है तो आपको बड़ी ई को छोटी ई में बदलना है, बड़े ऊ को छोटे ऊ में परिवर्तन करना है और विसर्ग को जोड़ देना है। उदाहरण है नीरव, यहाँ पर न के साथ बड़ी ई जुड़ी है तो बहुत ही सिंपल है, न को छोटी ई में परिवर्तित कर दो, न को छोटी ई जोड़ दो और उसके बाद विसर्ग लगा दो और उसकी संधि विच्छेद बन जाएगी निहि प्लस रव। तो बहुत ही आसान नियम है। ऐसे आप अगर इसको समझोगे तो सारे नियम बहुत ही आसान है। केवल आपको वर्णों के इन वर्गों के बारे में और सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन के बारे में याद रह जाए, आपको समझ में आ जाए, तो विसर्ग संधि के नियम बहुत ही आसान है। तो ये है आज का संधि का अंतिम वीडियो जिसमें मैंने आपको विसर्ग संधि के बारे में समझाया। और अगर आपको मेरे सारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ गए होंगे, तो सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।